हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वाई। तो चलो आज नवंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए आज रिवीजन शुरू करेंगे एंड इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी शुरू करेंगे, जो कि रहेगा क्या रहेगा, हमारा क्वेश्चन बैंक से ही रहेगा, जिसमें हम सॉल्व करेंगे लगभग 900 क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए, जीएसटी में टोटल 630 क्वेश्चन है एंड कस्टम एंड एफटीपी में वो है 269 क्वेश्चन। तो टोटल हो रहा है 899, वही 900 क्वेश्चन है। इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, आपका एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन एंड जो भी आपका इंस्टीट्यूट मैट का आईसीआई का जो भी इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल्स है एंड आपका क्वेश्चन सब कुछ कवर हो जाता है। इसको आप कवर कर लीजिए, कुछ भी अलग से करना नहीं पड़ेगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन भी कवर है, सब कुछ जितना भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है, एमटीपी आरटीपी सब कुछ कवर है। ठीक है, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा एंड ये आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। प्लस हम इसको सॉल्व करेंगे इस बार हम सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पिछले बार हम क्या सॉल्व किए थे, इंस्टीट्यूट का पूरा बुक हम सॉल्व किए थे, क्वेश्चन, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स। इस बार हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड ये शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगा उससे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा। पहले हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और एक बात है, आपका अमेंडमेंट अमेंडमेंट जो भी वीडियो है ये आपका आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन जो भी बैंक सॉल्व करेंगे, मीन्स सेकंड या थर्ड वीडियो में आपका अमेंडमेंट आ जाएगा। पहले हम थोड़ा रिवीजन शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर हम पहले से ही अमेंडमेंट करेंगे ना, तो आपका जो भी पढ़ाई का थोड़ा शुरू होना चाहिए। अगर रिवीजन शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आपका अमेंडमेंट भी जल्दी हो जाएगा। बट अमेंडमेंट हम इतना लेट भी नहीं करेंगे। पहले एक रहेगा जो भी रिवीजन रहेगा, उसके बाद रहेगा आपका क्वेश्चन बैंक। थर्ड वीडियो जो भी होगा वो अमेंडमेंट पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है, पूरा अमेंडमेंट खत्म कर देगा। एंड ये जो रिवीजन बुक है, मेनली बुक है, वो पूरा अमेंडेड है नवंबर 2023 के लिए, ठीक है, नवंबर 2023 के लिए। तो चलो शुरू कर देते हैं। ये आपका अप्लीकेबल रहेगा नवंबर दिसंबर सीएमए स्टूडेंट के लिए, दिसंबर 2023 एंड आपका सीएस प्रोफेशनल के लिए भी वो दिसंबर में होता है, तो इसलिए नवंबर दिसंबर 23 है। एंड मई जून आपका जो भी मई 24 के लिए भी मैक्सिमम हम अमेंडमेंट कवर कर लिए हैं। अगर कोई भी आगे कोई भी अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट कुछ वहाँ पे स्टैट्यूटरी अपडेट देता है तो वहाँ पे हम उसको खत्म कर लेंगे। बट ये मेनली आपका नवंबर दिसंबर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो चलो शुरू कर देते हैं। पहला हम रिवीजन शुरू करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन बैंक आपको पूरा फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, बुक प्लस क्वेश्चन बैंक। हमारा जो मेन मोटिव है कि स्टूडेंट को पास कराना है, ना कि हम पैसे तो कमाते हैं, बट स्टूडेंट को अभी पास कराना है। क्योंकि ये जो ओल्ड आइटम है ना, वो खत्म हो जाएगा। लास्ट आइटम है आपका नवंबर 2023 है। इस बार हमारा जो स्टूडेंट है ना, बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आया था एंड यूट्यूब वीडियो को भी देखकर बहुत सारा स्टूडेंट मैसेज किए थे। तो हमको मोटिवेट लगता है कि हाँ, सब स्टूडेंट के पास फाइनेंशियली वो इतना हाई नहीं है, फिर भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन बैंक एंड रिवीजन अगर खत्म कर लेते हैं ना, तो आपको कोई भी अगर सेल्फ स्टडी भी अगर कर रहा है, ट्यूशन भी अगर नहीं लिया है, तो भी वो पास हो जाएगा विथ एग्जाम्शन, ठीक है। हम दावा करते हैं कि एग्जाम्शन रहेगा। अगर मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, अगर वो उसको कंप्लीट फॉलो करेंगे तो एग्जाम्शन पक्का है, ठीक है। और एक बात है, हम सप्लाई चैप्टर से आपका रिवीजन शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन चैप्टर अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन चैप्टर करेंगे। अभी हम सप्लाई चैप्टर खत्म करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर खत्म करेंगे। क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर में ना छोटा छोटा टॉपिक बहुत ज़्यादा है एंड वो कोई भी लिंक नहीं है कि इंटर रिलेटेड नहीं है, तो उसको हमको अलग से समझाना पड़ेगा एंड टाइम भी ज़्यादा चला जाता है। बहुत सारा टॉपिक उसमें है। अगर देखेंगे, बेसिक पार्ट है आपका, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, प्लस उसमें डेफिनेशन भी है। तो ये टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं एग्जाम के टाइम भी, जो 1.5 डेज एग्जाम से पहले है, तो भी आप वहाँ पे इसको पहले मत टच करना है, पहले नहीं इसको स्टार्ट करना है। क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं। हम क्लासेस में यही पढ़ाते हैं कि इसको पहले शुरू मत करना। यह आपका पूरा टाइम 2-3 घंटा ले जाएगा। एग्जाम के टाइम के बारे में बोल रहा हूँ। अगर भी आप पहले बार रिविजन कर रहे हैं तो भी इसको मत, उसको पहले स्टार्ट करना है। पहले आपको सप्लाई चैप्टर शुरू करना है। एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर 3 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3, 4, 5, इसको भी आप शुरू कर सकते हैं, बट सप्लाई चैप्टर से शुरू कर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इंट्रोडक्शन चैप्टर को पहले छेड़खानी नहीं करना है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है एंड टाइम ले जाएगा। कोई कोई स्टूडेंट का 5 घंटा ले जाता है। स्टूडेंट आते हैं एग्जाम से पहले इसको शुरू कर देते हैं। आपको इसको शुरू नहीं करना है पहले। इतना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल स्टूडेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इसलिए आपको पहले शुरू मत करना है इसको, पहले आपको सप्लाई चैप्टर से शुरू करना है आपको, ठीक है। तो हम भी शुरू कर देते हैं सप्लाई चैप्टर, ठीक है। सप्लाई चैप्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर, एंड इसका क्वेश्चन आंसर रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये जो क्वेश्चन आंसर रहेगा हमारे बुक से ही रहेगा, ठीक है। तो आ जाइए, सप्लाई चैप्टर में हम मेनली क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सप्लाई चैप्टर अगर देखेंगे तो उसमें सप्लाई चैप्टर में हम मेनली अगर देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो सेक्शन नंबर 7 पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि मेन है, सप्लाई किसको बोलते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 8 पढ़ेंगे, जो कि है मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 3 शेड्यूल पढ़ेंगे, शेड्यूल 1,
2 and 3 एंड कुछ क्लारिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्लारिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लारिफिकेशन मेनली नोटिफिकेशन क्लारिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बात है, इसमें एक अमेंडमेंट भी है। अमेंडमेंट हम क्लासेस लेंगे, अमेंडमेंट क्लासेस, बट अमेंडमेंट ये सप्लाई चैप्टर में एक है, उसको भी हम आज निपटा लेंगे, जो भी अमेंडेड है, ठीक है। एंड ये नोट्स पूरा अमेंडेड है। तो चलो शुरू कर देते हैं सप्लाई चैप्टर का सेक्शन नंबर 7, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 7 है, यहाँ पे मेनली बोल रहा है सप्लाई किसको बोलते हैं। हम मेनली रिवीजन कैसे करते हैं आप लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा पुराना स्टूडेंट उनको पता है एंड क्लासेस जो लेते हैं उनको पता है। हम जब रिवीजन करते हैं ना, एक एक लाइन को हम पकड़कर रिवीजन करते हैं। टीचर लोग क्या बोलते हैं, रिवीजन ऐसे बोल के चले जाते हैं, बट जो भी लिखा है स्टूडेंट को वो आना चाहिए ना। जब स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसके अंदर क्या लिखा है वो पढ़ना चाहिए उसको। अगर टीचर लोग ऐसे बोल के चले जाएंगे तो स्टूडेंट भी वो जो बोलेंगे उनको ही याद रखेगा, बट वो बुक को टच नहीं करेगा। जब एक्चुअली वो रिवीजन करेगा तो टाइम चला जाएगा। तो इसलिए हम जो रिवीजन करेंगे हम पूरा लाइन बाय लाइन, कोई भी लाइन ऐसा नहीं है कि छोड़ते हैं हम सब कुछ लाइन कवर करते हैं, ठीक है। तो चलो सप्लाई किसको बोलते हैं। तो सप्लाई में मेनली 3 चीज़ें आता है। पहले तो एक्टिविटीज आता है, दूसरा है आपका बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तीसरा है आपका कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर 3 चीज़ होगा तभी हम उसको सप्लाई बोलेंगे, ठीक है, सप्लाई बोलेंगे। तो यहाँ पे सप्लाई के लिए ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर में। गुड्स मेनली आपका क्या होता है, जो भी मूवेबल होता है, एक्शनेबल क्लेम, वो सब गुड्स आ जाता है। अदर देन गुड्स को हम बोलते हैं सर्विसेज, ठीक है, पढ़ेंगे डेफिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल फॉर्म ऑफ मूवेबल गुड्स को बोलते हैं गुड्स, मूवेबल थिंग्स को, एंड अदर देन गुड्स को सर्विस बोलते हैं। एक्शनेबल क्लेम को हम मेनली क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, ठीक है। एंड मनी के रिलेटेड या सिक्योरिटीज के रिलेटेड जो भी मनी एंड सिक्योरिटीज में अगर ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बोलते हैं, बट उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है तो उसको हम सर्विसेज मानेंगे। एंड एक्शनेबल क्लेम हम आगे जाकर देखेंगे शेड्यूल 3 में, उसको हम सप्लाई ही नहीं मानते हैं। तो इसलिए एक्शनेबल क्लेम आपका गुड्स होता है बट वो सप्लाई नहीं होता है। बट 3 चीज़ एक्शनेबल क्लेम का, उसको हम गुड्स मानेंगे, सप्लाई भी होगा। बेटिंग, लॉटरी एंड गैम्बलिंग, तो उसको हम देखेंगे शेड्यूल 3 में, ठीक है। थोड़ा आइडिया आ गया है। तो हम अभी जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं सेक्शन नंबर 7। तो सेक्शन नंबर 7 के लिए यहाँ पे नीचे थोड़ा आ जाइए। सेक्शन नंबर 7 के लिए हमको 3 चीज़ चाहिए, ठीक है। सेक्शन नंबर 7 का सब सेक्शन 1 क्लॉज ए बोल रहा है कि सप्लाई के लिए आपको चाहिए क्या क्या चाहिए। पहले तो एक्टिविटीज़ होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए। दूसरा है बिजनेस पर्पज होना चाहिए, बिजनेस पर्पज होना चाहिए। एंड तीसरा है आपका कॉन्सिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मॉनिटरी फॉर्म या नॉन मॉनिटरी फॉर्म में वो कॉन्सिडरेशन होना चाहिए। तीनों चीज़ अगर होगा तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे, ठीक है, सप्लाई बोलेंगे। समझ आ गया। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएगा, एक्टिविटीज़ में आपका सब कुछ आ जाएगा। जैसे आपका सेल, कोई भी अगर सेल करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, बार्टर करेगा, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, जो भी होगा सब कुछ एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। उसके बाद है कॉन्सिडरेशन यहाँ पे होना चाहिए। एंड तीसरा है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस या उसके रिलेटेड एंसिलियरी अगर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होगा तो उसको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोलते हैं। तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे उसका क्लॉज बी में क्या बोल रहा है। तो क्लॉज बी में बोल रहा है कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा, इंपोर्ट मीन्स इंडिया के बाहर से अगर इंडिया को आएगा, कोई भी अगर बंदा बाहर से इंपोर्ट करेगा मीन्स परचेज करके कुछ लाएगा आउटसाइड इंडिया से, मीन्स कोई भी बाहर कंट्री से, तो उसको हम इंपोर्ट बोलेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, ठीक है। अगर इंपोर्ट करके लाएगा कोई भी सर्विसेज फॉर ए कॉन्सिडरेशन मीन्स कॉन्सिडरेशन होना चाहिए, तो वहाँ पे वेदर और नॉट फॉर बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होने से भी चलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। तो अगर कोई भी बंदा यहाँ पे क्लॉज बी बोल रहा है, ठीक है, क्लॉज बी बोल रहा है, अगर यहाँ पे कोई भी इंपोर्ट करेगा तो वहाँ पे एक तो इंपोर्ट तो एक एक्टिविटीज हो गया है, एंड कॉन्सिडरेशन यहाँ पे होना चाहिए। बिजनेस हो या नहीं हो, पर्सनल पर्पज हो, तो भी वहाँ पे उसको सप्लाई मानेंगे। मीन्स 2 कंडीशन से सप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2 कंडीशन से वो सप्लाई हो जाएगा। समझ आ गया। एक तो एक्टिविटी मीन्स इंपोर्ट, दूसरा है कॉन्सिडरेशन, एंड बिजनेस होने से चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा। समझ आ गया। ये क्लॉज बी बोल रहा है। उसके बाद क्लॉज सी को चलो चलते हैं। तो क्लॉज सी बोल रहा है कि कुछ एक्टिविटीज जो कि शेड्यूल 1 में दिया है तो वहाँ पे विदाउट कॉन्सिडरेशन भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज दिया है जहाँ पे विदाउट कॉन्सिडरेशन हम उसको सप्लाई मानेंगे। समझ आ गया। विदाउट कॉन्सिडरेशन भी हम सप्लाई मानेंगे। हम शेड्यूल 1 इसको खत्म करने के बाद हम जाएंगे शेड्यूल 1 को, ठीक है। उसके बाद एक नया क्लॉज आया था 1A, जहाँ पे बताया था सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन, तो उसको हम क्या मानेंगे, आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मीन्स यहाँ पे बाइफर्केशन के लिए ये मेनली क्लॉज बोला है, ठीक है। मीन्स कुछ सप्लाई को हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो वो कहाँ पे बोला है, वो बोला है शेड्यूल 2 में देखेंगे। शेड्यूल 1 3 शेड्यूल पढ़ेंगे, शेड्यूल 1 2 3। तो 1 में मेनली विदाउट कॉन्सिडरेशन हम उसको सप्लाई मानेंगे। शेड्यूल 2 में क्या बताया है कि कुछ सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है क्लॉज 1A, क्लॉज 1A। उसके बाद यहाँ पे क्लॉज डबल ए में दिया है कि
कोई भी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय ए पर्सन अदर देन ए इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो यहाँ पे सप्लाई मानेगी किसको? अगर कोई भी यहाँ पे अगर अदर देन इंडिविजुअल उसका मेंबर को अगर कोई भी देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें कोई भी एओपी बीओआई अगर उसका मेंबर को कुछ भी देता है, कैश या अदरवाइज कुछ भी देता है, या मेंबर अगर वो क्लब या जो भी अगर देखेंगे एओपी बीओआई की अगर कुछ भी देगा तो उसको हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है। कैश या अदर कोई भी फॉर्मेट में या कोई भी मोड में अगर पेमेंट करेगा तो उसको हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है। मेंबर अगर कुछ क्लब को देगा या क्लब अगर कुछ मेंबर को देता है तो वो सप्लाई में आ जाएगा। यह आपका सबसेक्शन 1 खत्म होता है। उसके बाद सबसेक्शन 2 को चलते हैं। सबसेक्शन 2 बोला है कि नॉट विद स्टैंडिंग जो भी कंटेंट है सबसेक्शन 1 में, कोई भी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, तो यहाँ पे शेड्यूल 3 में कुछ एक्टिविटीज है तो उसको हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे, ठीक है। शेड्यूल 3 में जिसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट सप्लाई, शेड्यूल 3 में कुछ एक्टिविटीज दिया है उसको हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे, ठीक है। ये उसका क्लॉज ए बोल रहा है। क्लॉज बी क्या बोल रहा है? such activities or transaction undertaken by central government, state government or any local authorities in which they engage as public authorities as may be notified by government on the recommendation of the GST council shall be treated as neither supply of goods not supply of services। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटी अगर चाहे तो यहाँ पे वो कुछ एक्टिविटीज़ को क्या मान सकता है? सप्लाई ही नहीं मान सकता है। मीन्स कुछ एक्टिविटीज़ है मीन्स सप्लाई है, अगर गवर्नमेंट चाहे रिकमेंडेशन लेगा जीएसटी काउंसिल से उसको वो मना कर देगा, वो सप्लाई नहीं बनेगा, ठीक है। गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, वो चाहे तो कुछ एक्टिविटीज वो जो एक्टिविटीज़ ना वो उनके एक्टिविटीज़ होना चाहिए, मीन्स गवर्नमेंट के रिलेटेड एक्टिविटीज़ होना चाहिए। तो उसको आगे जाकर नोटिफिकेशन आएगा तभी उसका हमको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है तो वो अगर नोटिफिकेशन आता है तभी हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। जैसे एक नोटिफिकेशन आया था, अगर कोई भी अगर लोग जाता है अल्कोहलिक लिक्वर जो भी वाइन शॉप है वो तो ऐसे वाइन शॉप नहीं खोलेंगे, वो पहले जाएंगे लाइसेंस लाएंगे। किससे लाते हैं? आपका वाइन शॉप मेनली स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो वो लाइसेंस लाते हैं। लाइसेंस जो लाते हैं उसके अगेंस्ट में वो कुछ फ़ी देते हैं, ठीक है। वो कुछ फ़ी देते हैं जिसको एप्लीकेशन फ़ी या लाइसेंस फ़ी बोलते हैं, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। नोटिफाई किया है आपका गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को आप लिक्वर लाइसेंस के लिए जो भी फ़ी देते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, मीन्स उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मेनली कोई भी टैक्स नहीं भरेगा। गवर्नमेंट का केस है ना तो टैक्स तो नहीं भरेगा, ठीक है। ये है सबसेक्शन 2 है। उसके बाद सबसेक्शन 3 को चलते हैं। सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ दी सबसेक्शन 1 1A एंड 2 गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, वो बाय नोटिफिकेशन कुछ ट्रांजैक्शन को, वो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो उसको मीन्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा उसको सप्लाई ऑफ गुड्स डिक्लेयर कर सकता है, या अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स है उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मीन्स अगर गुड्स है उसको वो सर्विस डिक्लेयर कर सकता है, या अगर वो सर्विसेज है उसको वो गुड्स डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। गुड्स डिक्लेयर कर सकता है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 7 खत्म हो जाता है, बट उसके रिलेटेड जो 3 क्लॉज है उस 3 शेड्यूल है उसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। 3 शेड्यूल क्या है? शेड्यूल नंबर 1 2 3। 1 में बोल रहा है कि विदाउट कंसिडरेशन हम उसको सप्लाई मानेंगे। 2 में बोल रहा है कुछ सप्लाई को हम आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। उसके बाद शेड्यूल नंबर 3 में बोल रहा है नेगेटिव लिस्ट सप्लाई, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे आपका पहले शेड्यूल नंबर 1 दिया है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन डिम सप्लाई उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड ये रिलेटेड किसके रिलेटेड है? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के रिलेटेड है, ठीक है। तो आज पर शेड्यूल 1 इन द फॉलोइंग 4 केसेस सप्लाई इज मेड विदाउट कंसिडरेशन तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। सप्लाई अगर विदाउट कंसिडरेशन मीन्स अगर मनी भी नहीं होगा तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 कंडीशन चाहिए, ठीक है, 3 कंडीशन चाहिए, बट ये शेड्यूल 1 बोल रहा है ये कंडीशन अगर भी नहीं होगा तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या। पहला है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, एंड इसको याद हम किए थे ट्राई, ठीक है। ट्राई हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट मीन्स हम अगर बिजनेस एसेट को सेल कर देते हैं परमानेंटली, ठीक है, डिस्पोज कर देते हैं या सेल कर देते हैं परमानेंटली, तो विदाउट कंसिडरेशन भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। बट उसके लिए कंडीशन क्या है? तो कंडीशन है कि अगर एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल हम बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर देते हैं, बट एक ही कंडीशन है, वो है अगर हम इसके ऊपर आईटीसी ऑलरेडी अवेल किए हैं, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर ऑलरेडी हम अवेल कर चुके हैं, उसको अगर बाद में हम उसको सेल कर देते हैं तो वहाँ पे हम उसको सप्लाई मानेंगे विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। उसको हम सप्लाई मानेंगे विदाउट कंसिडरेशन। एक ही कंडीशन है कि हम उसको आईटीसी अवेल करना चाहिए। एंड दूसरा है जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट के साथ चला जाएगा, जैसे परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ एसेट, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जहाँ पे हम विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानेंगे, बट आईटी से अवेल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि
सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन सेम ही है, हम डेफिनेशन चैप्टर में देखेंगे कि डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन किसको बोलते हैं। रिलेटेड पर्सन मीन्स एक ही फैमिली का होता है या फैमिली मेंबर होता है या बिजनेस में जो भी रिलेटेड है नॉर्मली वही होता है। तो अगर कोई भी सप्लाई होगा बिटवीन रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे, ठीक है, सप्लाई बोलेंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन मेनली आपका स्पेसिफाई हुआ है सेक्शन नंबर 25 जो कि हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। बट कंडीशन है क्या, कंडीशन क्या है, वो बिजनेस पर्पज होना चाहिए, ठीक है, ये बिजनेस पर्पज होना चाहिए। मीन्स अगर कोई भी ब्रांच एंड हेड ऑफिस के बिटवीन जो भी सप्लाई होता है बिजनेस पर्पज के लिए, आइदर वहाँ पे कॉन्सिडरेशन हो या नहीं हो, मीन्स कॉन्सिडरेशन फॉर एग्जाम्पल नहीं है, फिर भी अगर ब्रांच एंड हेड ऑफिस कोई भी अगर ट्रांजेक्शन यहाँ पे करेंगे तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है, सप्लाई उसको मानेंगे कॉन्सिडरेशन हो या नहीं हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है प्रोवाइड जो दिया है कि प्रोवाइडेड दैट अगर गिफ्ट गिफ्ट देता है, कौन देता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को देता है, ठीक है, एक एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसका वैल्यू अगर 50,000 से कम होगा, मीन्स 50,000 से कम अगर होगा तभी हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि गिफ्ट आपका हो जाता है, कॉन्सिडरेशन नहीं होता है, मीन्स गिफ्ट भी आ जाएगा उसमें। तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट देगा उसका वैल्यू अगर 50,000 से कम होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर 50,000 से ज़्यादा होगा तभी हम उसको सप्लाई मानेंगे, क्योंकि गिफ्ट ही होता है एक ही सिचुएशन जहाँ पे आपका कॉन्सिडरेशन नहीं होता है, ठीक है, कॉन्सिडरेशन नहीं होता है वहाँ पे। उसके बाद चलो चलते हैं जो भी थर्ड पॉइंट है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट या वाइस वर्सा, मीन्स एजेंट या प्रिंसिपल को अगर प्रोवाइड करेगा, अगर कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल तो वहाँ पे हम उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है, उसको हम सप्लाई मानेंगे। तो वही बोला है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट विदाउट कंसिडरेशन वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज कंसिडर सप्लाई, या अगर यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू द प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन वेयर एजेंट अंडरटेक्स रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ जो भी प्रिंसिपल उसको हम सप्लाई मानेंगे। मीन्स अगर एजेंट कुछ सप्लाई करता है प्रिंसिपल को या प्रिंसिपल अगर एजेंट को कुछ सप्लाई करता है तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। बट ये शेड्यूल 3 में कवर होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे ये फॉलोइंग टू कंडीशन क्या है, पहले तो जो भी वो आपको ये है प्रिंसिपल एंड ये है एजेंट, तो यहाँ पे कंडीशन पहला बता रहा है कि अगर इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई एजेंट इन हिज ओन नेम, तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है एजेंट को, उसके बाद एजेंट फर्दर उसको सप्लाई करता है जो भी फाइनल कस्टमर को। तो यहाँ पे वो जो सप्लाई करेगा वो जो इनवॉइस में एजेंट का नाम होना चाहिए, इनवॉइस में एजेंट का नाम होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, वेयर गुड्स बीइंग प्रोक्योर्ड बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट। दूसरा चीज, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट कुछ रिसीव करता है गुड्स, प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट कुछ गुड्स रिसीव करता है तो भी हम उसको यहाँ पे इनवॉइस में एजेंट का नाम होना चाहिए। मीन्स एजेंट का नाम अगर इनवॉइस में होगा तभी आप उसको क्या बोलोगे, शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा। एजेंट का नाम इनवॉइस में होना चाहिए, एजेंट का नाम अगर वो फर्दर सप्लाई कर रहा है या कोई भी वो गुड्स रिसीव कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट का, आप एक बात याद रखिए, एजेंट का नाम होना चाहिए इनवॉइस में, चाहे वो फर्दर सप्लाई हो या वो प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स रिसीव करे, तभी वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है देख लेना, क्लैरिफाई हो जाएगा जो भी मैं एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही रहता है, एमसीक्यू हो या डायरेक्ट क्वेश्चन, ये पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। एक हम देखे थे सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में इंपोर्ट ऑफ सर्विस था, तो वहाँ पे था कि कंसिडरेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे बोल रहा है विदाउट कंसिडरेशन भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, बट यहाँ पे रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, ठीक है, रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, ठीक है, एंड बिजनेस पर्पज होना चाहिए, ठीक है। मीन्स कंसिडरेशन भी अगर नहीं होगा गिफ्ट में भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, बट रिलेटेड पर्सन होना चाहिए। दूसरा है बिजनेस पर्पज होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस पर्पज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो भी डायग्राम बनाए थे मेनली इनपुट ऑफ सर्विस में ये दो कंडीशन से हो जाता था, बट थर्ड में जो शेड्यूल 1 में बता रहा है यहाँ पे बता रहा है एक्टिविटी, इनपुट ऑफ सर्विस एक्टिविटी है, बिजनेस पर्पज होना चाहिए, कंसिडरेशन नहीं होने से चल जाएगा, बट यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा एक कंडीशन है, क्या है, रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, ठीक है, रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक पॉइंट आ जाता है, रिलेटेड पर्सन एक्टिविटी होना चाहिए एंड बिजनेस पर्पज होना चाहिए, कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी सप्लाई मानेंगे। तो ये दोनों को इंटरलिंक करके यहाँ से क्वेश्चन आता है, हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड उसका जो भी इंटरलिंकिंग जो भी हुआ है ये डायग्राम से अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, फिर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस के सिचुएशन में, अगर विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा देखते हैं। तो अगर विथ कंसिडरेशन तो वहाँ पे बात खत्म, इतना टेंशन नहीं लेने का। अगर वो बिजनेस पर्पज हो जाता है तो वो तो आपका सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में कवर हो जाएगा, सिंपली सप्लाई हो जाएगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर वो विदाउट विथ कंसिडरेशन बट वो बिजनेस पर्पज नहीं है तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन उसको इम्पोर्ट कर रहा है। अगर गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन बिजनेस यूज मीन्स ये सब कभी भी टैक्स नहीं देते हैं
तो ऑब्वियसली वहाँ पे नॉन टैक्सेबल टैक्स नहीं लगेगा। एक तो वो बिजनेस पर्पज नहीं है, दूसरा है यहाँ पे जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं वो टैक्स नहीं देते हैं नॉर्मली, गवर्नमेंट कभी नहीं देता है, इंडिविजुअल पर्सन, चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए कभी भी वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर अदर जैसे बिजनेस पर्पज कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन तभी वो टैक्सेबल होगा, बट आरसीएम मीन्स इंपोर्ट जो भी करेगा एंड जो भी सप्लाई कर रहा है, एक्चुअल जो सेल कर रहा है वो तो आउटसाइड इंडिया में है, उससे तो टैक्स नहीं मंगाएंगे, जो पर्सन इंडिया में बैठा है उससे आरसीएम में क्लेम कर लेंगे और क्या, ठीक है, क्लेम कर लेंगे। उसके बाद है रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन में देखना पड़ेगा कि वो रिलेटेड पर्सन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। जैसे हम शेड्यूल 1 में देखे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली सप्लाई हो जाएगा, अगर अदर होगा तो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। जो भी मैं डायग्राम समझाया हूँ उससे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे डीसीए को लेकर एक पॉइंट है, स्कोप ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप को लेकर, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन को लेकर जो कि डेल क्रेडर एजेंट को लेकर, ठीक है। डेल क्रेडर एजेंट अगर क्लासेस होता तो 1 घंटा देकर हम अच्छे से आपको समझाया होता, बट रिवीजन इतना टाइम तो नहीं अलाउ करता है। फिर भी डेल क्रेडर एजेंट कौन होते हैं, तो डेल क्रेडर एजेंट होते हैं, नॉर्मली एजेंट बहुत टाइप का होते हैं, ठीक है, कमीशन एजेंट, ब्रोकरेज एजेंट एंड डेल क्रेडर एजेंट होते हैं। तो डेल क्रेडर एजेंट मेनली होते हैं कि वो अगर प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करेंगे ना तो वहाँ पे वो रिकवरी करेंगे, पैसा जो होगा वो रिकवरी करेंगे, 100% वो गारंटी देंगे रिकवरी करने के लिए। तो रिकवरी करने के लिए जब 100% गारंटी देंगे ना प्रिंसिपल को, तो वहाँ पे वो ज़्यादा कमीशन लेते हैं प्रिंसिपल से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे होता है प्रिंसिपल एंड यहाँ पे होता है जो भी कस्टमर या डेप्टर रहता है, एंड यहाँ पे डीसीए डेल क्रेडिटर एजेंट रहता है। तो इनका काम है कि ये प्रिंसिपल को 100% पैसा देंगे, कोई भी अगर यहाँ पे डेटर नहीं देता है तो डेटर तो यहाँ पे सब पैसा नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ पे डीसी क्या करता है, ये मेनली लोन दे देता है, जो भी रियल डेटर को वो मेनली दे देता है, लोन दे देता है एंड उसको बोलता है कि तुम दे दो प्रिंसिपल को, ठीक है। उसके बाद डीसीए बन जाएगा यहाँ पे रियल, जो भी प्रिंसिपल बन जाएगा उसका जो भी क्रेडिटर बन जाएगा डीसीए, ठीक है। एंड डीसीए उसको मेनली इंटरेस्ट लेगा, किससे, डेटर से इंटरेस्ट लेगा क्योंकि वो लोन दिया है। एंड यहाँ पे मेनली प्रिंसिपल के बिहाफ में क्यों काम करेगा, 100% रिकवरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो हाई कमीशन लेता है, ठीक है। कमीशन यहाँ पे हाई लेता है, कमीशन यहाँ पे हाई लेता है, तो इसलिए डीसीए ज़्यादा कमीशन लेता है, इसलिए वो काम करता है। बट यहाँ पे जो मेन मुद्दा है कि जो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये मेनली वैल्यूएशन चैप्टर के रिलेटेड, बट एजेंट का यहाँ पे टॉपिक है तो एक साथ हम डाल दिए हैं। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो उससे पहले हमको देखना पड़ेगा ये जो डीसी है ना ये शेड्यूल 3 में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, सॉरी शेड्यूल 1 में पारा 3 में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जो हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल 1 जो थर्ड वाला पॉइंट प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशनशिप में। तो कवर होने के लिए दो कंडीशन है, जो भी एजेंट वो फर्दर सप्लाई करेगा इनवॉइस में उसका नाम होना चाहिए, या जो भी रिसीव करेगा किसके बिहाफ में, प्रिंसिपल के बिहाफ में, वो उसका नाम इनवॉइस में होना चाहिए। अगर वो दो कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देगा तो वहाँ पे वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा, ठीक है, शेड्यूल 3 में वो कवर हो जाएगा। तो पहला वाला पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे पहला वाला पॉइंट बोल रहा है कि वो कवर नहीं हुआ है, शेड्यूल 3 में वो कवर नहीं हुआ है, जो भी शेड्यूल 1 में कवर नहीं हुआ है, बट यहाँ पे शेड्यूल सेकंड वाला सिचुएशन में शेड्यूल 3 में शेड्यूल 1 का पारा 3 में कवर हुआ है। तो अगर आप इतना याद रखिए, अगर वो शेड्यूल 1 पारा 3 भूल जाइए, शेड्यूल 1 में अगर कवर होगा तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज किया है वो वैल्यू में ऐड हो जाएगा, जो सेक्शन नंबर 15 वैल्यूएशन चैप्टर में वो वैल्यू में ऐड हो जाएगा। अगर वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा तो वो जो इंटरेस्ट है वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है, वो ऐड नहीं होगा, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। एक ही इतना ही चीज़ है, बट हम क्लासेस में थोड़ा समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है शेड्यूल 2 में हम देखें बाइफर्केशन, कुछ एक्टिविटीज़ को सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है, अगर कोई भी ट्रांसफर करता है टाइटल इन गुड्स, अगर गुड्स का टाइटल ट्रांसफर करेगा, मीन्स मैं सेल कर देता हूँ कोई भी गुड्स, सामान सेल कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली मूवेबल गुड्स है तो मूवेबल ही होगा ना, मूवेबल थिंग्स तो गुड्स होगा, ठीक है। अगर हम कोई भी गुड्स को ट्रांसफर कर देते हैं, टाइटल ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद अगर हम राइट ट्रांसफर करेंगे, मीन्स गुड्स हमारे पास रहेगा, उसका राइट ट्रांसफर करेंगे, मीन्स यूज करने के लिए एक फर्नीचर मेरे पास है बट मैं उसका राइट उसको ट्रांसफर कर देता हूँ, तो वो राइट मीन्स उसका जो क्या बोलते हैं अधिकार, उसको ट्रांसफर करते हैं, तो वो सर्विसेज ही होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है। अगर गुड्स ट्रांसफर कर देते हैं पूरा तो वो गुड्स होगा, अगर उसका अधिकार या राइट्स ट्रांसफर करते हैं तो यूज करने का राइट ट्रांसफर करते हैं तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। उसके बाद अगर उसका टाइटल ऑफ गुड्स आटे फ्यूचर डेट अगर ट्रांसफर करेंगे, फ्यूचर डेट मीन्स अगर उसका ट्रीटमेंट देखेंगे या एग्जाम्पल देखेंगे, वो है हायर परचेज या लीज। तो लीज या हायर परचेज को हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। लीज या हायर परचेज को क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, समझ आ गया। अगर हम टाइटल ट्रांसफर कर देते हैं गुड्स, राइट ट्रांसफर करते हैं सर्विसेज, अगर हम फ्यूचर डेट में ट्रांसफर करेंगे क्या मानते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके बाद देते हैं बिजनेस एसेट, अगर कोई बिजनेस एसेट ट्रांसफर करेंगे देखना पड़ेगा क्या होगा, तो अगर हम परमानेंट ट्रांसफर करेंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। अगर हम यहाँ पे टेम्पररी ट्रांसफर करेंगे या प्राइवेट यूज़ के लिए हम ट्रांसफर करते हैं टेम्पररीली,
ठीक है, वही यूज करने का राइट, जैसे गुड्स का ट्रांसफर किए थे तो यहाँ पे भी वही यूज करने का राइट्स अगर ट्रांसफर करेंगे तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। उसके बाद है अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो बिजनेस बंद भी अगर हो जाएगा तो भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा लोग क्या करेंगे, टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो बिजनेस बंद कर देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। बिजनेस बंद भी करेंगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानकर टैक्स देना पड़ेगा। बट दो सिचुएशन में हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, जब क्लोज हो जाता है बिजनेस। जैसे अगर वो बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, गोइंग कंसर्न मीन्स वो चल रहा था बिजनेस, उसको वो सेल कर देता है, तो जो भी परचेजर, जो भी सक्सेसर है, तो वो तो टैक्स भरेगा ना, तो इसलिए उसको हम सप्लाई नहीं मानते हैं। ठीक है। एंड दूसरा है अगर हम यहाँ पे बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स पर्सनल कोई पर्सन को हम ट्रांसफर कर देते हैं पावर ऑफ अटर्नी देकर या पर्सन रिप्रेजेंटेटिव बनाकर हम दे देते हैं, तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे नहीं। ठीक है, मानेंगे नहीं। दो सिचुएशन, गोइंग कंसर्न ट्रांसफर हो रहा है, दूसरा पर्सन रिप्रेजेंटेटिव ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग का क्या होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अगर हम कोई भी लीज या टेनासी या इजमेंट या कोई भी रेंट देंगे तो उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज मानेंगे। ठीक है, लीज टेनासी इजमेंट या रेंट में अगर देंगे तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। उसके बाद अगर सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर करेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मीन्स कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको सेल कर देंगे तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। बट अगर कंस्ट्रक्टेड ऑलरेडी वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि शेड्यूल 3 मना कर रहा है। शेड्यूल 3 क्यों मना कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा इनकम टैक्स में, तो एक ही इनकम के ऊपर दो दो टैक्स तो नहीं लगेगा, तो इसलिए एक बार उसके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है कैपिटल गेन हेड में, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, उसको सप्लाई नहीं मानेगा अगर वो सेल कर रहे हैं कॉम्प्लीटेड बिल्डिंग। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, कुछ रेडीमेड होते हैं, जाते हैं परचेज करके ले आते हैं, जैसे टाली सॉफ्टवेयर, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। अगर वो कस्टमाइज, जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हमारा वेबसाइट बनाते हैं, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है। उसके बाद है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। तो अगर परमानेंटली ट्रांसफर करता है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी तो उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, परमानेंटली ट्रांसफर हो जाता है। बट अगर हम उसको टेम्परली ट्रांसफर करते हैं तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है। उसके बाद है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कुछ केसेस है, सप्लाई है, जहाँ पे हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानेंगे। ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग, क्योंकि रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे वहाँ पे वो आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप खरीदते हैं तो गुड्स हो जाएगा, एंड खाना खाते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे मिक्स रहता है, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, क्योंकि वो शेड्यूल नंबर 2 बोल रहा है। उसके बाद अगर वार कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वार कॉन्ट्रैक्ट अगर आप जॉब वार के लिए कुछ भी आप देंगे तो वहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड करता है, कुछ उसका कुछ सामान भी वो यूज़ करता है, गुड्स कुछ यूज़ करता है, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है। उसके बाद नॉन कॉम्पिट फी, तो नॉन कॉम्पिट फी मेनली सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, बट अगर पेनल्टी हम देते हैं गवर्नमेंट को तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है, अगर कंपटीशन ना करने के लिए, इस एरिया में कंपटीशन ना करने के लिए कुछ भी पेमेंट कर देते हैं कि तुम चले जाओ इस एरिया से, हम इतना पेमेंट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव मीन्स कंपटीशन ना करने के लिए, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑलवेज मानेंगे। बट अगर वो गवर्नमेंट को देंगे नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए कोई भी पेनल्टी तो उसको एग्जाम्प्ट मानेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपका नॉन कॉम्पिटिटिव का बहुत सारा फॉर्म दिया है, इसको एक बार देख लेना। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है सब कुछ। तो यहाँ पे उसके बाद शेड्यूल 3 को चलते हैं। तो शेड्यूल 3 में क्या दिया है यहाँ पे, नेगेटिव लिस्ट मीन्स यहाँ पे हम उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे। तो चलो कुछ एक्टिविटीज दिया है एंड उसका शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पे दे दिया है, बट हमको पढ़ना है क्या, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो जो भी आप याद रखें उस हिसाब से याद रखिए। एंड हमारा स्टूडेंट तो उनका तो याद हो गया होगा, क्योंकि हम बहुत बार क्लासेस में रिवीजन करते हैं, 3-4 बार रिवीजन करते हैं, हर दिन रिवीजन हम करते हैं, तो ये तो याद हो गया होगा। ओनली उनको रिवीजन क्या क्यों कराते हैं कि हाँ, रिवीजन करने से उनका जो भी प्रैक्टिस करेंगे ये जो रिवीजन स्पीड हो जाएगा, तो इसलिए वो रिवीजन करते हैं, नहीं तो प्रोविजन तो हो गया होगा सब कुछ, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। तो उसके बाद है कुछ एक्टिविटीज है मीन्स सप्लाई है, उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे, मीन्स जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे कोई भी अगर एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस देगा इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स वो काम कर रहा है, अगर एम्प्लॉय कुछ एम्प्लॉयर को सर्विस देगा तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। क्यों सप्लाई मानेंगे, क्योंकि उसके पास सप्लाई नहीं मानेंगे, सैलरी में वो टैक्स देगा, इनकम टैक्स का सैलरी में वो टैक्स देगा, तो उसको इसलिए सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। उसके बाद है अगर कोई सर्विसेज कोर्ट देता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी ट्रिब्यूनल है, अगर वो जो भी सर्विसेज देते हैं ना तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि वो टैक्स नहीं भरते हैं। उसके बाद अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है गवर्नमेंट, जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एमएलए है, मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, ये जो सब गवर्नमेंट का जो फंक्शन सब परफॉर्म करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, तो वो कोई भी टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी सर्विसेज ऑफ फुनरल, बुरियल, क्रिमेंटोरियम, मॉर्चुअरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, जो भी एम्बुलेंस का सर्विसेज है, तो वो टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि वो तो चला जाता है दुनिया छोड़कर, और क्या क्या टैक्स देगा। ठीक है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5 क्लॉज बी शेड्यूल 2।
सेल ऑफ बिल्डिंग मीन्स यहाँ पे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे सर्विसेज मानेंगे, बट अगर कंस्ट्रक्टेड लैंड बिल्डिंग सेल करेंगे क्योंकि उसके ऊपर कैपिटल गेन लगता है तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद है एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम मेनली सप्लाई नहीं मानते हैं, बट तीन चीज़ को सप्लाई मानेंगे जो कि है अदर देन मीन्स यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम मेनली जैसे देखें पेंडिंग लिटिगेशन, लॉटरी बेटिंग, ये सब आ जाता है एक्शनेबल क्लेम में। बट एक्शनेबल क्लेम को हम सप्लाई नहीं मानते हैं, बट तीन चीज़ को सप्लाई मानेंगे, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। तो यही है लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग जिसको हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है। एंड ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। उसके बाद है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी मीन्स इंडिया को नहीं आया है, जैसे श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया गया है या जापान से चाइना गया है, तो यहाँ पे तो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। हाँ, वो अगर जो भी रेसिपिएंट या सप्लायर अगर इंडिया का होगा, बट गुड्स जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से श्रीलंका या जापान से चाइना, तो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ठीक है। वो सप्लायर या रेसिपिएंट इंडिया में है तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन बाहर हो रहा है तो उसको इंडिया के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि ऐसे तो वो टैक्स कंट्री लगाएंगे टैक्स, फिर इंडिया अगर लगाएगा तो वो क्यों इंडिया से वो ट्रांजैक्शन करेगा, वो तो बाहर चला जाएगा, तो इसलिए इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो सप्लाई नहीं मानेंगे। उसके बाद है सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, क्योंकि उसके ऊपर आपका कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है, उसको एक्सपोर्ट मानते हैं हम। कस्टम में देखेंगे अगर वेयर हाउस गुड्स में कस्टम वेयर हाउस में अगर कोई भी गुड्स रहता है, अगर वहाँ से हम इंपोर्ट करके लाए थे बट वहाँ से हम अगर मीन्स सप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट ही मानते हैं हम नॉर्मली। तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है सेक्शन नंबर 7 एंड 3 शेड्यूल खत्म हो जाता है, शेड्यूल नंबर 1 2 3। उसके बाद चलो चलते हैं सेक्शन नंबर 8 जो कि है मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। सेक्शन नंबर 8 है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। तो चलो देख लेते हैं। द टैक्सेबिलिटी ऑन ए कंपोजिट और ए मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पे मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई के लिए टैक्स कैसे लगेगा तो यहाँ पे बोला है, बट मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई पहले किसको बोलते हैं देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पहले कंपोजिट सप्लाई देखते हैं। तो कंपोजिट सप्लाई किसको बोलते हैं, तो उसका डेफिनेशन चैप्टर में है, फिर भी हम यहाँ पे डाल दिए क्योंकि डेफिनेशन के बिना आपका ये समझ नहीं आएगा। तो कंपोजिट सप्लाई कैसे बनेगा, तो आप इतना याद रखिए, कंपोजिट सप्लाई मीन्स लैपटॉप उसके साथ बैग आता है, लैपटॉप बैग, तो वो है कंपोजिट सप्लाई। लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग आता है तो वो बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। जहाँ पे मेन जो सप्लाई होता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल सप्लाई, क्या है, लैपटॉप, हमको लैपटॉप खरीदना था, उसके साथ वो बैग फ्री में दे रहे हैं। मेन जो सप्लाई है वो है प्रिंसिपल सप्लाई जो कि है लैपटॉप, एंड जो बैग सप्लाई कर रहे हैं वो है एंसिलियरी। एंड दूसरा से ये जो दोनों है ना, लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ देते हैं, वो लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग देते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स में देते हैं, ऐसे ही देते हैं नॉर्मली, ठीक है। एंड वो नेचुरली बंडल है, नेचुरली बंडल मीन्स ऐसे ही वो बंडल होके आता रहता है, तो इसलिए वो कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट सप्लाई के लिए टू और मोर सप्लाई अगर वो क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, एंड वो नेचुरली बंडल हो जाता है, एंड कंजम्पशन ईच अदर वो जाता है ऑर्डिनरी कोर्स में जाता है, एंड वन ऑफ विच प्रिंसिपल सप्लाई, एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए, तभी तो हम उसको बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, कंपोजिट सप्लाई। तो अगर कंपोजिट सप्लाई होगा तो वहाँ पे कंपोजिट सप्लाई का रेट क्या लेंगे, जो भी प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स लैपटॉप का जो भी रेट होगा, तो लैपटॉप बैग के साथ वही रेट लगेगा। मीन्स लैपटॉप का रेट अगर 18% होगा एंड उसका बैग का रेट अगर 28% रहेगा, तो पूरा लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग के ऊपर लगेगा, वो 18% लगेगा, जो कि प्रिंसिपल सप्लाई का रेट पूरा सप्लाई के ऊपर लग जाएगा, 18% लग जाएगा। ये है कंपोजिट सप्लाई। मीन्स कंपोजिट सप्लाई में तीन चीज़ याद रखिए, एक तो नेचुरली बंडल होना चाहिए, एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए, और तीसरा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सप्लाई होना चाहिए। ये है आपका कंपोजिट सप्लाई। उसके बाद है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में आप याद रखिए, मिक्स सप्लाई में अगर हम दिवाली में देखते हैं, जैसे कोई भी गिफ्ट देते हैं दिवाली में, उसमें आता है काजू, काजू नट्स आता है, आलमंड आता है, ड्राई फ्रूट्स आता है कुछ, एंड बैलून्स आता है, चॉकलेट आता है, तो वहाँ पे बहुत सारा सामान आता है पैक होके। तो वहाँ पे अगर देखें कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि सब उसमें आता है, बैलून्स आता है, आपका चॉकलेट आता है, आलमंड आता है, ड्राई फ्रूट्स आता है, वालनट्स आता है, आलमंड आता है, सब कुछ आता है, तो इक्वली सब इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे हम किसी को भी नहीं बोल पाएंगे कि ये प्रिंसिपल है। एंड वो नेचुरल बंडल नहीं है, क्योंकि हम आलमंड की जगह हम वहाँ पे अलग कुछ आइटम भी डाल सकते हैं, वालनट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो नेचुरल बंडल नहीं है, तो वो कंडीशन गलत हो गया। एंड प्रिंसिपल सप्लाई भी नहीं है, नेचुरली बंडल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई, जहाँ पे सब कुछ मिक्स है एंड इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक सिंगल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं देते हैं, दूसरा नेचुरल बंडल नहीं है, तीसरा प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। मीन्स पूरा उल्टा अगर हो जाएगा तो वहाँ पे बोलेंगे मिक्स सप्लाई, ठीक है। एंड इसके ऊपर एक बढ़िया बहुत सारा क्वेश्चन है, बट एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, और शायद ये चैप्टर सप्लाई चैप्टर या इनवॉइस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। वो एक्चुअली कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा, मिक्स सप्लाई भी नहीं होगा, वो रेस्पेक्टिव रेट लगेगा, क्योंकि मिक्स सप्लाई में आपका जो भी इनवॉइस आता है वो एक ही इनवॉइस आता है, बट वहाँ पे प्राइस अलग अलग आया था। एक क्वेश्चन है, देखेंगे बढ़िया सा क्वेश्चन, तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, क्योंकि 900 क्वेश्चन है तो बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज है, जहाँ पे बोथ है टैक्सेबल सप्लाई, तो ठीक है, टैक्सेबल पर्सन होता है, एंड वहाँ पे सिंगल प्राइस चार्ज करता है, एंड कोई भी कंपोजिट सप्लाई नहीं होता है।
एंड इंडिपेंडेंट सप्लाईज होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मेनली ऊपर वाला के लिए देखे थे ये वाला कंपोजिट सप्लाई के लिए देखे थे कि जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा, बट यहाँ पे मिक्स सप्लाई के लिए यहाँ पे दिया है कि जो भी हाई रेट, जो भी सब कुछ प्रोडक्ट है, जो भी मिक्स सप्लाई है, जैसे काजू नट्स है, आलमंड है, वालनट है, बेलून है एंड चॉकलेट है, तो जिसका भी रेट हाईएस्ट है, एक 5% है, एक 12% है, एक 18% है, एक 28% है, एक 0% है रेट। तो सबसे ज़्यादा रेट कौन सा है? 28%। तो पूरा 28% जो भी हायर रेट, तो वो पूरा सप्लाई के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। जो भी हायर रेट, तो वो पूरा सप्लाई के ऊपर लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कंडीशन सब कुछ दिया है, उसको लेकर एग्जाम्पल, बढ़िया सा एग्जाम्पल देख लेना एक बार, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लारिफिकेशन देखेंगे, तो क्लारिफिकेशन कुछ देख लेते हैं, कुछ क्लारिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ इलुस्ट्रेटिव लिस्ट दिया है। पहला है प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या मानेंगे उसको, क्योंकि प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप जाते हैं, आप जो भी ओरिजिनल कंटेंट लेकर जाते हैं, कंटेंट लेकर जाते हैं, पब्लिशिंग हाउस को जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो दो कंडीशन होता है, वो चाहे तो जो भी उनका जो भी जाता है पेपर, वो पब्लिशिंग हाउस देता है या ऑथर से लेता है। तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एक तो सर्विस देता है प्रिंटिंग हाउस, दूसरा है वो क्या कर रहा है, वो दे रहा है आपका कुछ मटेरियल भी दे रहा है। तो वहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, बहुत बड़ा डाउट था। तो वहाँ पे दो सिचुएशन है। पहले तो अगर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स होगा, बुक्स या पैम्पलेट्स, ब्रोचर्स, एनुअल रिपोर्ट, तो वहाँ पे हम प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, मेनली प्रिंटिंग का सर्विसेज, क्योंकि बुक्स में ज़्यादा प्रिंटिंग का काम होता है, ठीक है। मेन काम है प्रिंटिंग का काम बुक्स में, एंड पैम्पलेट ब्रोचर में, एनुअल रिपोर्ट में मेनली मेन काम रहता है प्रिंटिंग का काम, तो उसको प्रिंटिंग काम मीन्स वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। अगर आप प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट, ब्रोचर एंड आपका एनुअल रिपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पे उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। बट अगर आप सप्लाई करेंगे प्रिंटेड एनवलप्स, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यूज, नैपकिन्स, वॉलपेपर, तो यहाँ पे मेन जो काम है वो है मटेरियल, ठीक है। मेन जो काम है वो है फिजिकल इनपुट, जो भी मटेरियल जिसमें यूज होता है, प्रिंटेड होता है, वो मेनली काम रहता है। प्रिंटिंग का काम थोड़ा बहुत कम होता है, बट आपका मेन जो मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, समझ आ गया। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट, ब्रोचर, एनुअल रिपोर्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। प्रिंटिंग ऑफ आपका एनवलप्स, लेटर कार्ड, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यूज, नैपकिन्स, वॉलपेपर, ये सब कुछ मानेंगे, क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके बाद है एक्टिविटी ऑफ बॉस बॉडी बिल्डिंग। तो एक्टिविटी ऑफ बॉस बॉडी बिल्डिंग क्या मानेंगे, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल सप्लाई डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, तो यहाँ पे बता दिया है कि जो भी फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस है उस हिसाब से यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे जो एक्टिविटी ऑफ बॉस बॉडी बिल्डिंग होगा। उसके बाद रीड ट्रेडिंग ऑफ टायर्स। तो रीड ट्रेडिंग ऑफ टायर्स में क्या होगा, तो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रीड ट्रेडिंग होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ बॉस बॉडी बिल्डिंग को मेनली सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं, एक क्लैरिफिकेशन आया था सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है, वो नहीं आया है यहाँ पे। उसके बाद है रीड ट्रेडिंग ऑफ टायर्स। तो आपको तो नहीं पता है, जो भी बिजनेस है जिनका जो भी जीटीए होते हैं, जिनका जो भी ट्रक्स होता है, तो वहाँ पे मेनली अगर नया जो भी उसका टायर परचेज करेंगे ना, तो बहुत दाम होता है, तो इसलिए वो रीड ट्रेडिंग करते हैं। रीड ट्रेडिंग मीन्स टायर ले जाते हैं, पुराना टायर, उसके ऊपर नया टायर बना देते हैं, उसको नया टायर, उसके ऊपर जो भी रबर वो डाल देते हैं, तो रीड ट्रेडिंग हो जाता है। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि एलिमेंट क्या है, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है। प्रीडोमिनेंट एलिमेंट अगर रिट्रेडिंग का काम होगा, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, एंड जो भी रबर यूज होता है उसको हम मानेंगे एंसिलरी सर्विसेज। बट अगर यहाँ पे सप्लाई ऑफ रिट्रेडेड टायर अगर कौन प्रोवाइड करता है, सप्लायर का होता है, ठीक है। अगर ओल्ड टायर भी सप्लायर का होता है, तो वहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा ओल्ड टायर किसका है। ओल्ड टायर अगर यहाँ पे कस्टमर लेके गया है उसके साथ, तो वहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। बट अगर ओल्ड टायर वो दोनों ही देता है, सर्विसेज देता है प्लस ओल्ड टायर देता है कौन, वो जो सप्लायर, तो उसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम क्या मानेंगे, तो मेनली जब किसी को प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन, जो भी एक कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वो ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को पता चलता है, बाद में वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट उससे पहले ये जो डिस्कवरी का काम सब कुछ किया था कॉन्ट्रैक्टर किया था, तो उसको बहुत सारा कॉस्ट उसमें खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, तो उसके लिए वो गवर्नमेंट से कुछ पैसा लेगा, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं, ठीक है। जो भी पहले से डिस्कवरी में जो भी खर्चा कर दिया है, क्योंकि पेट्रोलियम ऐसे तो नहीं मिलेगा, उसको डिस्कवरी करना पड़ेगा, तो जो भी खर्चा किया है तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम डिस्कवरी एंड कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं। तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उसको देता है, ठीक है, तो उसको नॉट टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। अगर डिस्कवरी में जो भी खर्चा होता है तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। उसके बाद मोल्ड एंड डाइज। मोल्ड एंड डाइज देखते हैं, तो यहाँ पे मोल्ड एंड डाइज ओन्ड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। जो भी ओरिजिनली ओनर जो भी होता है, मोल्ड एंड डाइज अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसको देता है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है कंपोनेंट, तो वहाँ पे
दी टू नॉट ए रिलेटेड पर्सन अगर नहीं हो गए तो वहाँ पे उसको सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि नो कंसिडरेशन है, ठीक है। मेनली मोल्ड एंड डाइज जो भी बाई प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे एक रहता है आयरन इंडस्ट्री रहता है, तो जो भी उसका बाई प्रोडक्ट रहता है मोल्ड एंड डाइज वो सेल कर देता है फ्री ऑफ कॉस्ट किसी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जिसका रॉ मेटेरियल बन जाएगा वो बाई प्रोडक्ट। तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड रिलेटेड पर्सन भी नहीं है, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके चलो चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेल प्रमोशनल स्कीम देखेंगे, जैसे फ्री सैम्पल्स या गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो मेनली डॉक्टर को फ्री सैम्पल्स या मेडिसिन शॉप्स को वो फ्री सैम्पल देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ठीक है। ये मेनली बोलते हैं उसको सेल प्रमोशन स्कीम बोलते हैं, ठीक है। तो वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा देख लेते हैं। पहला है फ्री सैम्पल्स एंड गिफ्ट। तो मेनली जो भी कॉमन प्रैक्टिस रहता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो प्रोवाइड करता है फ्री सैम्पल ड्रग्स स्टॉकिस्ट डीलर्स मेडिकल प्रैक्टिशनर को विदाउट चार्जिंग कोई भी फ्री में वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमको बहुत सारा पब्लिशिंग हाउस वो प्रोवाइड करते हैं फ्री में बुक्स प्रोवाइड करते हैं, देखते हैं कि बोलते हैं कि देखो क्या कोई भी गलती है क्या, बहुत सारा बुक्स आता है हमारे पास, तो वो तो फ्री में हमको प्रोवाइड करते हैं, नॉट फॉर सेल लिखा होता है उसमें। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो वो मेनली क्योंकि कॉन्सिडरेशन नहीं है तो उसको सप्लाई तो नहीं मानेंगे, क्योंकि एक उसमें एक्टिविटी होना चाहिए, बिजनेस पर्पज होना चाहिए, कॉन्सिडरेशन होना चाहिए, बट कॉन्सिडरेशन ही नहीं है तो उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे। बट अगर वो शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा, शेड्यूल 1 में जो पॉइंट है विदाउट कॉन्सिडरेशन 4 पॉइंट है, एक तो परमानेंट ट्रांसफर, दूसरा है एजेंट प्रिंसिपल है, तीसरा है अगर रिलेटेड पर्सन डिस्टिंग पर्सन के बिटवीन जो भी सप्लाई है, एंड लास्ट है आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो वहाँ पे अगर कवर हो जाएगा विदाउट कॉन्सिडरेशन तो उसको हम सप्लाई मानेंगे मेनली। अगर ये शेड्यूल 1 में कवर होगा तभी हम उसको सप्लाई मानेंगे, मेनली सप्लाई नहीं मानते। उसके बाद और एक है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तो यहाँ पे बहुत सारा बाय वन गेट वन फ्री ऑफर चलता है, अगर देखें मैक्सिमम आपका गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत चलता है। तो वहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मेनली बाय वन प्रोडक्ट गेट वन फ्री प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली सप्लाई होता है फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कंसिडर, एक प्रोडक्ट को आपको पैसा देकर खरीदना है, दूसरा प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है। तो वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो वो तो इंडिविजुअल सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि अगर आप बाय एक करेंगे तभी दूसरा फ्री में देंगे ना, तो वो तो कॉम्पोजिट हो जाता है, ठीक है। मीन्स दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे इशू होता है, तभी हम देखेंगे सेक्शन नंबर 8। तो यहाँ पे बोला है कि उसका ट्रीटमेंट होगा सेक्शन नंबर 8 के हिसाब से, मिक्स सप्लाई या कंपोजिट सप्लाई देखेंगे, ठीक है। एंड सिंगल प्राइस चार्ज होता है, तो इसलिए हम उसको देखेंगे सेक्शन नंबर 8 रेफर करेंगे। कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई उसको सेक्शन नंबर 8 रेफर करना पड़ेगा, एंड रेट जो भी होगा उसको हम रेफर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद और एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि जब इंटरस्टेट मूवमेंट होता है वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, तो यहाँ पे अगर इंटरस्टेट मूवमेंट होगा, इंटरस्टेट आप लोगों को पता होगा एक स्टेट से दूसरा स्टेट को अगर यहाँ पे मूवमेंट होगा, वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस मीन्स जैसे एक स्टेट से महाराष्ट्र से अगर वो कर्नाटका जाएगा तो वहाँ पे जो मूवमेंट कैसे होगा, बाय ट्रेन। वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंग पर्सन होना चाहिए, डिस्टिंग पर्सन मीन्स रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र है हेड ऑफिस एंड कर्नाटका है यहाँ पे ब्रांच ऑफिस है, तो हेड ऑफिस से अगर ब्रांच जाएगा, जैसे मोड्स ऑफ कन्वेंस ट्रेन, बस, ट्रक्स, टैंकर्स, ट्रेलर्स, वेसल, कंटेनर या एयरक्राफ्ट के थ्रू जाएगा, दो चीज़ के लिए आइदर वो गुड्स या पैसेंजर ले सकता है या रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जा सकता है, तो वहाँ पे क्या मानेंगे, बोलो बोलो बोलो, तो उसको हम नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज कुछ भी नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर हेड ऑफिस से ब्रांच मीन्स अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बिटवीन एक स्टेट से अलग स्टेट जाएगा, वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस मीन्स जिससे भी आप सेंड कर सकते हैं गुड्स या सर्विसेज, एक चीज़, दूसरा है रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जाता है, तो वहाँ पे हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, सप्लाई नहीं मानेंगे। बट अगर वो जाता है फर्दर सप्लाई के लिए, ठीक है, अगर वो फर्दर सप्लाई के लिए जाएगा तो वहाँ पे तो कन्वेंस को अगर फर्दर सप्लाई के लिए जाएगा तो उसको तो हम सप्लाई मानना पड़ेगा, क्योंकि मेनली हेड ऑफिस ब्रांच को सेंड करता है फर्दर सप्लाई के लिए, तो वो उसको मेन काम रहता है, तो उसको सप्लाई मानेंगे, नहीं तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे अगर हेड ऑफिस ब्रांच को सेंड करेगा और गुड्स एंड सर्विसेज कैरी करने के लिए या रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। बट however applicable CGST SGST IGST आज दी केस में भी shall be leviable on repair maintenance of the such conveyance मीन्स जो भी कन्वेंस यहाँ पे जा रहा है उस कन्वेंस में अगर कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए तो उसको सप्लाई मानेंगे। बट अगर वो जाता है रिपेयर मेंटेनेंस काम में हेल्प करने के लिए, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस काम में हेल्प करने के लिए जाता है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। बट उससे कार अगर वो कार में जाते हैं, वो कार अगर रिपेयर मेंटेनेंस के लिए यूज होगा तो वहाँ पे तो सप्लाई ही मानेंगे। बट अगर वो यूज होने के लिए जाता है मीन्स हेल्प करने के लिए जाता है तो वहाँ पे मीन्स अगर यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ एग्जांपल, महाराष्ट्र यहाँ से मैकेनिक जाते हैं कार में कर्नाटका में रिपेयर करने के लिए, कार में यहाँ पे जा रहा है कर्नाटका में रिपेयर करने के लिए, कोई भी क्लाइंट के लोकेशन में रिपेयर करने के लिए कार में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी कार में जा रहे हैं तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। बट अगर ये जो कार में जा रहे हैं उसमें अगर रिपेयर मेंटेनेंस होता है उस कार का तो उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट होता है जो कन्वेंस का, उसका ट्रीटमेंट सेम रहेगा इन केस ऑफ आपका रिक्स टूल्स स्पेयर्स, तो वो जो भी क्रेन से व्हील से, तो जो भी ट्रीटमेंट वो सेम रहेगा, उनका जो भी स्पेयर्स का वही ट्रीटमेंट रहेगा जैसे कार का जो भी ट्रीटमेंट है, ठीक है, वही ट्रीटमेंट रहेगा। उसके बाद है यहाँ पे
टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेसी राइट्स या पगोडी सिस्टम। तो टेनेसी राइट्स या पगोडी सिस्टम उसको बोलते हैं, टेनेसी प्रीमियम बोलते हैं, जो भी देते हैं। मीन्स ये मेनली आपका रेंट लीज में आ जाएगा, ठीक है। रेंट लीज ऑलरेडी हम शेड्यूल 2 में पढ़ कर आए हैं, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि टैक्सेबल होगा क्या, नहीं होगा टेनेसी राइट्स या पगोडी सिस्टम। पहले होता था पगोडी सिस्टम, तो उसको हम सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर सप्लाई होगा टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे ये मेनली लीज फॉर्म या रेंट ऑफ प्रॉपर्टी होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे वो शेड्यूल 2 बोल रहा है कि एनी लीज टेनेसी इजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई एनी लैंड, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, तो टैक्स लगेगा उसके ऊपर, ठीक है, टैक्स लगेगा। उसके बाद पिछले टर्म में आया था कि अमेंडमेंट यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेज या कॉम्पेंसेशन या पेनल्टी। तो यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेज या पेनल्टी जो भी कॉम्पेंसेशन है, तो यहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो लिक्विडेटेड डैमेज इट इज़ नॉट सप्लाई, वो सप्लाई नहीं होगा अगर अगर वो परफॉर्मेंस इज एन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर परफॉर्मेंस ही चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट में, एंड इट इज स्टिपुलेटेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट टू एंश्योर परफॉर्मेंस एंड टू डिटर नॉन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे अगर वो स्टिपुलेटेड पहले से कंडीशन है कि वो परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, परफॉर्मेंस चाहिए, एंड लिक्विडेटेड डैमेज एंड पेनल्टी आर नॉट डिजायर आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो लिक्विडेटेड डैमेज ऐसे नहीं था कि वो आउटकम होना चाहिए, ठीक है, and merely flow of money not a consideration for the supply and penalty stipulated in a contract for delayed construction of house। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे x जाता है y के पास, ठीक है, एक घर बनाने के लिए, x जाता है y के पास एक घर बनाने के लिए, तो वहाँ पे मेनली x को चाहिए कि यहाँ पे 1 साल के अंदर उसको घर बनाना था y से। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाता है कि x बोल रहा है कि y को मेरे को 1 साल के अंदर घर बनाना है, बट y यहाँ पे x बोल रहा है अगर नहीं बना पाओगे तभी हम यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगा आपके ऊपर। तो y यहाँ पे नहीं बना पाया है, ठीक है, y यहाँ पे नहीं बना पाया है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाता है। तो वो जो पेनल्टी होगा उसको सप्लाई नहीं मानेगी, क्योंकि उनका मेन काम नहीं था कि यहाँ पे पेनल्टी लगाना था, मेन काम नहीं है, मेन काम है घर उसको बनाना था, बट कोई भी अनफॉर्चुनेटली घर नहीं बना पाया तो उसके लिए पेनल्टी लगा है, बट यहाँ पे उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, सप्लाई नहीं मानेंगे उसको, वही बोला है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सिडरेशन उसको नहीं मानेंगे, वो मेन काम नहीं था, मेन काम वो नहीं था। बट यहाँ पे सप्लाई कब मानेंगे, इट विल बी सप्लाई व्हेन liquidated damage are levied to achieve the object of the supply and these charges are ensure supply is to happen। तो यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेज कब सप्लाई मानेंगे, अगर ये जो कंडीशन में बोला हूँ वहीं पे अगर एग्रीमेंट पहले उन दोनों का, वो पहला सिचुएशन में एक्स बोल देता है कि 1 साल के अंदर आपको घर बनाना है, नहीं तो पेनल लग जाएगा, ठीक है। बट अगर एग्रीमेंट होगा कि हमको चाहिए ही चाहिए 1 साल के अंदर, अगर नहीं होगा तो एग्रीमेंट ऐसे लगेगा, मीन्स डैमेज के लिए जो भी फी है पेनल्टी ऐसे लगेगा, उसका जो भी फी इतना परसेंटेज लगेगा, सब कुछ अगर पहले से एग्रीमेंट है एंड वो चाहिए ही चाहिए तभी हम उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। अगर ऐसे बोल देता है कि अगर घर नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, मीन्स एग्रीमेंट कुछ नहीं है, तो वहाँ पे पेनल्टी को सप्लाई नहीं मानेंगे, बट एग्रीमेंट है तो सप्लाई मानेंगे। इतना आप याद रखिए, अगर एग्रीमेंट होगा तभी सप्लाई मानेंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद ये सब एग्जाम्पल है, जैसे चेक अगर डिजनर हो जाता है तो वहाँ पे जो पेनल्टी लगता है तो उसको सप्लाई नहीं मानते हैं, ठीक है, उसको सप्लाई नहीं मानते हैं, ठीक है, उसको सप्लाई नहीं मानते हैं। उसके बाद है पेनल्टी इम्पोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। कोई भी लॉ को वायलेट करने के लिए जो भी पेनल्टी लगता है तो उसको सप्लाई नहीं मानते हैं, ये सब एग्जाम्पल इससे नहीं आता है। उसके बाद फॉरफीचर ऑफ सैलरी, तो फॉरफीचर ऑफ सैलरी जो भी कर देता है प्री टर्मिनेशन के लिए, जो भी यहाँ पे फॉरफीचर ऑफ सैलरी हो जाता है, मीन्स अगर वो पहले से कंपनी छोड़ के चले जाता है कोई भी एम्प्लॉय, तो वहाँ पे वो सैलरी काट के रखता है, तो उसको सप्लाई नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कोई भी सप्लाई यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं दिया है उसके बिहाफ में, ठीक है। उसके बाद लेट पेमेंट सरचार्ज एंड फी, तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। अगर प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल है तो यहाँ पे जो भी जिसके ऊपर लेट फी पेनल्टी लगेगा, सरचार्ज लगेगा, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल सप्लाई जिसके ऊपर नहीं लगता है लेट फी या पेमेंट सरचार्ज जिसके ऊपर लगता है वो अगर टैक्सेबल नहीं होगा तो यहाँ पे ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। मीन्स ये जो लेट फी सरचार्ज जिसके ऊपर लगता है वो अगर टैक्सेबल होगा तो ये टैक्सेबल होगा, अगर वो टैक्सेबल नहीं होगा ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल सप्लाई होता है। उसके बाद फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस पर पावर, तो फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस पर पावर ये मेनली आ जाता है आपका, किस में आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है, जो कि जीएसटी एग्जेम्पन हो जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद कैंसिलेशन चार्जेस, तो कैंसिलेशन चार्जेस को सप्लाई मानेंगे, ठीक है, कैंसिलेशन फी को हम सप्लाई मानेंगे, क्योंकि cancellation fee can be considered as a charges of cost involved deciding for the intended supply and the cost involved in cancellation of the supply such cancellation of reserve ticket by the Indian Railway। mainly cancellation fee जो लगता है ना, इंडियन रेलवे जो कैंसिलेशन कर देता है तो उसको जो फी काटता है तो उसको सप्लाई मानते हैं, क्योंकि वो पहले से एग्रीमेंट होता है, बोल देता है कि कैंसिलेशन फी काटूंगा अगर आप रिजर्वेशन को कैंसिल करते हैं, तो वो कुछ फी काटता है, तो वो जो फी को हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है। उसके बाद है
यहाँ पे मेनली जो भी परक्विजिट्स प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय आज पर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एंटर बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो उसको जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम शेड्यूल 3 में देख कर आए हैं, अगर एम्प्लॉय कुछ भी एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कुछ परक्विजिट्स प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयर तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, अगर एग्रीमेंट होगा तभी सप्लाई मानेंगे, ठीक है। शेड्यूल 3 मना करता है कि सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानते हैं। हेंस जीएसटी नॉट एप्लीकेबल ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे मेनली जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि एग्रीमेंट पहले से होता है एंड यहाँ पे शेड्यूल 3 में वो कवर हो जाता है। तो इसलिए शेड्यूल 3 मना करता है, अगर एम्प्लॉई कुछ भी एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके बिहाफ में जो भी एम्प्लॉयर देगा एम्प्लॉय को, तो वो तो सैलरी में टैक्सेबल होगा। तो सैलरी में तो आपका परक्विजिट से आ जाता है, तो इसलिए सप्लाई नहीं मानते हैं। हम क्लास में भी पढ़ाए थे उसको, सप्लाई हम मेनली नहीं मानते हैं, ठीक है। जीएसटी में सप्लाई नहीं मानते हैं, परक्विजिट्स पहले से हम पढ़ाए थे। ये तो पिछले बार अमेंडमेंट आया है, बट इस बार जो अमेंडमेंट आया है ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एग्जाम है। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी इन लीव ऑफ नो क्लेम बोनस, एनसीबी उसको बोलते हैं, ऑफर्ड बाय द सेड इंश्योरेंस कंपनी टू हिम। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इंश्योरेंस लेता है तो इसको बोलते हैं इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है। इंश्योर्ड पर्सन उसको बोलते हैं, ये अमेंडमेंट है एंड अमेंडमेंट क्लास में हम अच्छे से देखेंगे। एंड यहाँ पे रहता है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन मेनली प्रीमियम देता है इसको एंड इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, तो ये जो प्रीमियम देता है, प्रीमियम उसको देना था 10,000, ठीक है। 10,000 उसको देना था, बट यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी इसको नो क्लेम बोनस दे देता है। नो क्लेम बोनस 1500 का एनसीबी दे देता है, ठीक है। 1500 का एनसीबी दे देता है। मीन्स एनसीबी क्या होता है, नो क्लेम बोनस होता है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन पिछले साल अगर कोई भी क्लेम नहीं किया होगा तभी वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी उसको एनसीबी प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन जो पॉलिसी लेता है अगर वो कोई भी यहाँ पे क्लेम नहीं किया होगा तभी वो एनसीबी प्रोवाइड करता है। मीन्स वो मेनली डिस्काउंट देता है जिसको हम एनसीबी बोलते हैं। तो बाकी यहाँ पे वो पेमेंट करेगा 8,500, अगर कुछ डिस्काउंट दे देता है एनसीबी के नाम से तो उसको वो पेमेंट नहीं करेगा, जो भी नेट अमाउंट है वो पेमेंट करेगा 8,500 इस साल पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, प्रॉपर ऑफिसर बोलता है कि ये जो 1500 यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी छोड़ देता है तो वो 1500 इसके हाथ में टैक्सेबल करा देता है, इसके हाथ में इंश्योर्ड पर्सन के हाथ में टैक्सेबल करा देता है, क्योंकि वो बोल रहा है कि तुम सर्विसेज उसको दिए हैं जो कि नो क्लेम बोनस, मीन्स प्रीवियस ईयर में आप क्लेम कुछ भी नहीं किए हैं, तो इसलिए वो आपको एनसीबी प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स डिस्काउंट दे रहा है, तो वो जो डिस्काउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा बोल रहा है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे इंश्योर्ड पर्सन क्लेम नहीं किया है, क्लेम कब करता है, अगर कुछ एक्सीडेंट होगा या कोई भी उसको मेडिकल में कोई भी जरूरत है तभी वो क्लेम करेगा। अगर वो क्लेम नहीं करता है तो उसको तो नहीं मानेंगे कि वो एक सर्विसेज है। सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वो सर्विसेज एक्चुअल होना चाहिए, बट यहाँ पे वो क्लेम नहीं कर रहा है क्योंकि उसको क्लेम नहीं चाहिए, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक्सीडेंट का जबरदस्ती होता है, इस साल कंपलसरी होगा एक्सीडेंट, ऐसे तो नहीं होता है। कोई कोई लोग को लाइफ टाइम में 1 या 2 बार एक्सीडेंट होता है, बट अगर हर साल एक्सीडेंट तो ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए वो क्लेम नहीं किया है, तो क्लेम नहीं किया है तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी उसके ऊपर खुशी होकर वो डिस्काउंट दे देता है, एनसीबी 1500 का डिस्काउंट दे देता है। उसका मतलब नहीं है कि ये इंश्योर्ड पर्सन उसको सप्लाई नहीं किया है, मीन्स सप्लाई किया है, कौन सा सप्लाई किया है कि वो प्रीवियस ईयर में क्लेम नहीं किया है, इससे सप्लाई नहीं होता है। प्रीवियस ईयर में वो क्लेम नहीं किया है क्योंकि उसको नहीं चाहिए था बाबा, तो इसलिए वो यहाँ पे क्लेम नहीं किया था, तो उसको हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। तो ये जो एनसीबी उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, एनसीबी को हम सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे आपका जो भी अमेंडमेंट। और एक बात है, इसका और एक यूज कहाँ पे है, वैल्यूएशन चैप्टर में है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ एंड इसको हम अच्छे से डायग्रामेटिकली अच्छे से मैंने नोट बनाया हूँ, हम अमेंडमेंट लेक्चर में देख लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। बट और एक ट्रीटमेंट है, मेनली ये जो इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी मेनली यहाँ पे जो टोटल कॉन्सिडरेशन उसको चाहिए था 10,000, ये 1500 का डिस्काउंट यहाँ पे दे देता है। तो ये जो डिस्काउंट देता है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसका ट्रीटमेंट डिस्काउंट होगा। वैल्यूएशन जब हम कैलकुलेशन करेंगे सेक्शन नंबर 15 में, तो वहाँ पे उसका सबसेक्शन 2 में दिया है कि अगर डिस्काउंट पहले से पता होगा एंड एग्रीमेंट होगा, इन्वॉइस में होगा, तभी डिस्काउंट लेस हो जाएगा। तो ये लेस हो जाएगा क्योंकि नो क्लेम बोनस जो भी है उसका डिक्लेरेशन सब कुछ इन्वॉइस में दे देता है इंश्योर्ड पर्सन एंड उसको वो शो करता है कौन, इंश्योरेंस कंपनी। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ओनली ये जो 8,500 के ऊपर टैक्स भरेगा, ठीक है, ये 8,500 के ऊपर टैक्स भरेगा, डिस्काउंट लेस हो जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2 के हिसाब से ये डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दो जगह उसका ट्रीटमेंट है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे पूछा है कि वेदर नो क्लेम बोनस अलाउड बाय इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रीमियम, अलाउ कर रहा है ये जो नो क्लेम बोनस मीन्स लेस कर रहा है, तो उसको कंसिडर करेंगे क्या, कंसिडरेशन
जो कि सप्लाई किया है इंश्योर्ड पर्सन टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्रीइंग ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेम, यहाँ पे छोड़ देता है, मीन्स रिफ्रेम कर देता है फॉर लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मीन्स यहाँ पे छोड़ देता है प्रीवियस ईयर में क्लेम नहीं किया है तो इसलिए उसको एनसीबी दे रहा है, ये सप्लाई नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, वैलिड कंसिडरेशन। द कस्टमर और इंश्योर्ड प्रोक्योर्स इंश्योरेंस पॉलिसी टू इंडेंटिफाई हिमसेल्फ फ्रॉम लॉस और इंजुरी के लिए वो मेनली लेता है इंश्योरेंस पॉलिसी, नॉट अंडर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नॉट टू क्लेम इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग एनी पीरियड कवर्ड अंडर दी पॉलिसी इन लीव ऑफ एनसीबी। तो यहाँ पे कोई भी ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा आपको, इंश्योरेंस क्लेम नहीं करूंगा, आप मेरे को एनसीबी दे दूंगा, ऐसे कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं होता है, वो नहीं किया है, उसको नहीं चाहिए तो इसलिए वो एनसीबी दिया है, तो इसलिए यहाँ पे नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी इन द फॉर्म ऑफ एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सो एनसीबी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। एंड हम आगे देखेंगे वैल्यूएशन चैप्टर में एनसीबी आपका लेस हो जाता है वैल्यूएशन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है एंड और एक चैप्टर है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर, इसको हम खत्म कर लेंगे क्योंकि 3 ही सेक्शन, हम सप्लाई चैप्टर में 2 सेक्शन देखे हैं, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 7 है सप्लाई, सेक्शन नंबर 8 है कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। तो एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर कोई कोई टीचर इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं, फिर भी एमसीक्यू आ जाता है, बुक में है, कुछ भी आ सकता है। तो सेक्शन नंबर 3 क्या बता रहा है, ऑफिसर्स कौन कौन है, सीजीएसटी एक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो सीजीएसटी एक्ट में ऑफिसर कौन कौन है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ऑफिसर, जैसे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ सीजीएसटी, तो यहाँ पे पीसीसी एंड पीडीजी, उसके बाद है चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सीजीएसटी, मीन्स आपका डीजी एंड सीसी, उसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर पीसी एंड प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर पीएडीजी, उसके बाद कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी या एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सीजीएसटी, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सीजीएसटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली आप पढ़ लीजिए रीडिंग पर्पज के लिए। उसके बाद जॉइंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी, जॉइंट डायरेक्टर, उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड एनी अदर क्लासेस ऑफ ऑफिसर, ठीक है, एनी अदर क्लासेस ऑफ ऑफिसर आज में भी डिम फिट, ये सब कुछ सेक्शन नंबर 3 बता रहा है। प्रोवाइडेड दैट ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 shall be deemed to be the ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो जो भी एक्साइज एक्ट में जो भी अपॉइंट थे ऑफिसर, तो यहाँ पे भी हम उनको मानेंगे सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट में हम उनको मानेंगे ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर कैसे होगा, तो यहाँ पे अपॉइंट कौन करेगा, तो अपॉइंट बोर्ड करेगा, सीबीआईसी करेगा, यहाँ पे अपॉइंट करेगा, ठीक है, तो अपॉइंट करेगा, आज में भी थिंक फिट ऑफिसर को वो अपॉइंट करेगा विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 1, बोर्ड में ऑर्डर ऑथोराइज एनी ऑफिसर, तो यहाँ पे बोर्ड चाहे तो यहाँ पे ऑथोराइज कर सकता है ये जो ऑफिसर को, यहाँ से यहाँ तक जो भी ऑफिसर को वो पावर दे सकता है कि आप अपॉइंट कर सकते हैं, किन को अपॉइंट करेंगे, ओनली ये वाला, ये जो लास्ट वाला पॉइंट में जो भी ऑफिसर है उनको अपॉइंट कर सकता है, मीन्स एनी अदर ऑफिसर को वो अपॉइंट कर सकते हैं। कौन कौन अपॉइंट कर सकते हैं, ये ए टू एच तक जो भी हायर अथॉरिटी वो अपॉइंट कर सकते हैं, बट कब अपॉइंट करेंगे, अगर सीबीआईसी यहाँ पे उनको ऑथोराइज किया है, ठीक है। तो कौन सा ऑफिसर को वो अपॉइंट करेंगे, बिलो दी रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, तो असिस्टेंट कमिश्नर ये एज पॉइंट है, उनको बिलो जो भी ऑफिसर को वो अपॉइंट करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 5 है पावर ऑफ ऑफिसर अंडर जीएसटी, पावर क्या है ऑफिसर का, तो यहाँ पे पावर बोर्ड मेनली पावर देता है ऑफिसर को, ठीक है, तो वो जो भी बोर्ड देगा पावर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ड्यूटीज, वो पावर उसको क्या करेंगे, वहाँ पे लगाएंगे पावर को। उसके बाद an officer of CGST exercise power and discharge duties imposed under this act any other officer of the CGST who is subordinate to him, तो यहाँ पे जो भी ऊपर वाला ऑफिसर वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर को यहाँ पावर डेलीगेट कर सकता है, मीन्स सुपरियर ऑफिसर हायर ऑफिसर वो लोअर वाला सबॉर्डिनेट ऑफिसर को पावर डेलीगेट कर सकता है, उसके पास जो भी पावर है। उसके बाद कमिश्नर, कमिश्नर चाहे तो वहाँ पे वो पावर डेलीगेट कर सकता है, किसको, जो भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को यहाँ पे वो पावर डेलीगेट कर सकता है। कमिश्नर मीन्स ये जो कमिश्नर या ऊपर वाला ऑफिसर मेनली पावर यहाँ पे लोअर वाला ऑफिसर को पावर डेलीगेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद notwithstanding anything contained in this section appellate authorities are not exercise the power and discharge the duties imposed और एनी अदर ऑफिसर, तो यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल वो नहीं आएगा आपका ऑफिसर में नहीं आएगा, क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी एक वो जैसे ट्रिब्यूनल जैसा है, ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी वो जैसे एक अथॉरिटी जैसा है, वो कोई भी ऑफिसर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वो डेलीगेट नहीं कर पाएगा पावर, क्योंकि वो ट्रिब्यूनल जैसा है, कोर्ट जैसा है, वो एक अथॉरिटी है, एक पर्सन नहीं है, ऑफिसर नहीं है, तो इसलिए वो डेलीगेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद लास्ट वाला है सेक्शन नंबर 6 है ऑथोराइजेशन ऑफ ऑफिसर ऑफ सीजीएसटी यूटीजीएसटी आज पीओ इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, तो यहाँ पे जो भी सीजीएसटी का ऑफिसर तो यहाँ पे अथॉरिटीज है उनके पास, बट एसजीएसटी यूटीजीएसटी का ऑफिसर यहाँ पे भी काम कर सकता है, पीओ मीन्स प्रॉपर ऑफिसर का काम कर सकते हैं यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट में।
तो यहाँ पे विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी वो ऑथराइज होंगे पीओ का काम करने के लिए। मीन्स जो भी एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी एक्ट में जो भी प्रॉपर ऑफिसर है तो यहाँ पे आकर सीजीएसटी एक्ट में भी वो प्रॉपर ऑफिसर का काम कर सकते हैं। ठीक है, अदला बदला हो सकता है क्योंकि सेम ही होते हैं, सेम कैटेगरी का होता है। उसके बाद है subject to the conditions specified in the notification under subsection 1 where any PO issue an order under this act he shall issue order under the SGST UTGST as authorized by SGST UTGST as the case may be under intimation to the jurisdictional officer of the SGST UTGST। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर वो PO अगर यहाँ पे ऑर्डर दे देता है तो वहाँ पे भी मानेंगे कि जैसे ऑर्डर दे दिया है, अलग से उनको ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है तो वहाँ पे भी ऑर्डर दे दिया है मानेंगे। ठीक है, अजम्पशन लेंगे। उसके बाद वेयर पीओ अंडर द एसजीएसटी यूटीजीएसटी हैज इंटीमेटेड एनी प्रोसीडिंग सब्जेक्ट मैटर नो प्रोसीडिंग शैल बी इंटीमेटेड बाय द पीओ अंडर दिस एक्ट। अगर सेम सब्जेक्ट मैटर में अगर एसजीएसटी यूटीजीएसटी एक्ट में अगर कोई भी अगर वो ऑर्डर दिए हैं जो ऑफिसर है प्रॉपर ऑफिसर, तो यहाँ पे ये जो सीजीएसटी एक्ट का प्रॉपर ऑफिसर वो कोई भी ऑर्डर नहीं देगा सेम मैटर में, क्योंकि लगेगा जैसे सेम ऑर्डर गया है। ठीक है, उसके बाद है अगर एनी प्रोसीडिंग्स में कोई भी रेक्टिफिकेशन अपील या रिवीजन फाइल हुआ है, ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है बाय ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट शाल नॉट लाई बिफोर ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर एसजीएसटी यूटीजीएसटी। तो यहाँ पे अगर कोई भी रिवीजन या डिमांड या रिकवरी में कोई भी ऑर्डर दिया है सीजीएसटी का ऑफिसर है तो वो नहीं जा सकता है एसजीएसटी यूटीजीएसटी ऑफिसर के पास। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेक्शन खत्म हो जाता है। पहला है ऑफिसर सेक्शन नंबर 3, उसके बाद 4 में है अपॉइंटेड ऑफिसर है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर है। उसके बाद 5 में है यहाँ पे अथॉरिटीज है, पावर है। 5 में है पावर एंड 6 में है अथॉरिटीज है। ठीक है, पावर अथॉरिटी दोनों को 2 सेक्शन डाल दिया है बट दोनों सेम ही है। सेक्शन नंबर 3 है ऑफिसर, सेक्शन नंबर 4 है पावर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, सेक्शन नंबर 5 है आपका क्या है पावर है, सेक्शन नंबर 6 है यहाँ पे अथॉरिटीज। ठीक है, एंड सेक्शन नंबर 7 है सप्लाई, सेक्शन नंबर 8 है आपका मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्योंकि हम मेनली आज शुरुआत किए हैं तो हम आज थोड़ा कम पढ़ाई की है। उसके बाद हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करने के लिए 2-3 चैप्टर हम उठाएंगे। बट अभी बड़ा चैप्टर जो है उसको 1 या 2 जैसे एग्जाम्सन को 1 चैप्टर 1 दिन में खत्म करना है क्योंकि बहुत बड़ा है। बट जब आगे जाएंगे जैसे अपील्स रिविजन एंड छोटे छोटे लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, तो वो जो छोटे छोटे आपका जैसे एडवांस रूलिंग चैप्टर ये जो छोटे छोटे कंटेंट है तो वहाँ पे हम 2-3 चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करिए। हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन बैंक खत्म करेंगे। ठीक है, एंड ये बुक भी आपको अवेलेबल हो जाएगा कहाँ पे टेलीग्राम चैनल में, बोलना भूल गए थे, टेलीग्राम चैनल में ये बुक आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड के साथ अगर आपको बेनिफिट लगा है। ठीक, बहुत मेहनत लगता है तो चलो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे को पता है आप कर लेंगे।